गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय गौतम साहब। आप ही बैठे रहो, सुन लो। हम आपको आपकी सारी डांस और जो आप करते रहते हैं पूरे हम इतने सालों से देख रहे हैं, तो आपको भी सुनना चाहिए। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे संचालक साथी और सामने बैठे हुए भाइयों बहनों माताओं और मित्रों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग हर साल जयंती मनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? क्या केवल जयंती मनाने से काम चलेगा? हम लोग तो मूर्तियां भी खूब लगा रहे हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत भगवान बुद्ध की हैं और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की लगी हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लगी है। और सभी लोग कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात को नहीं मानते, और जब तक बात को मानेंगे नहीं, जब तक उनके विचार को आचरण में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। पहले तो मैं महिलाओं से बात करना चाहूंगा। क्यों मैंने कहा कि आप भी बैठ के सुनो? मैंने इसलिए कहा कि पहले भारत इस संविधान से चलने से पहले मनुस्मृति से चलता था, और मनुस्मृति में देश की महिलाओं की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, भारत में महिलाओं की स्थिति भारत के अछूतों और शूद्रों जैसी थी। महिलाओं को ना तो कोई प्रॉपर्टी में अधिकार था, ना महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, ना उनको व्यापार करने का अधिकार था, और साथ ही साथ कितना ही जालिम और क्रूर पति क्यों ना हो, उसके बाद भी तलाक लेने का हक नहीं था। जवानी में विधवा हो जाए, दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी मैं समझता हूँ भारत में महिलाओं की थी, और महिलाएं खूब, आपको पता है, देवी देवताओं की पूजा करती आई हैं। पुरुष से ज्यादा महिलाएं करती हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी उत्पीड़न के खिलाफ तलाक का हक आपको किसने दिया? बच्चे पैदा करने होते थे, प्रसव जब होता था तो महिलाओं को नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो कई बार तो नौकरी चली जाती थी, उसके बाद वापस नौकरी नहीं मिलती थी, और मिल भी जाए वापस तो छुट्टियों के बीच का पैसा नहीं मिलता था। तो महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट किसने बनाया? उनको अगर जालिम और क्रूर पति है तो उसे तलाक लेने का हक किसने दिलवाया? उनको पिता और पति की संपत्ति में हक किसने दिलवाया? तो ये सारे हक और अधिकार महिलाओं को देने वाले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप भी सुनिए। और हमारी महिलाओं को पता ही नहीं है कि आपकी हजारों साल तक कितनी दुर्दशा रही है
और उस दुर्दशा से हजारों साल की गुलामी से बाहर निकालने वाले एक ही महापुरुष इस दुनिया में हुए हैं, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और अगर बात करें देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, वंचित समाज की, उनको भी मनुस्मृति में हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। इसी वजह से हजारों साल तक देश के शूद्र और वंचित लोग, आदिवासी लोग, अछूत लोग गुलाम रहे। उस गुलामी से मुक्ति किसने दिलवाई? वो मुक्ति तो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाई। हजारों साल की गुलामी जो तोड़ी है, लेकिन उस गुलामी को तोड़ना इतना आसान नहीं था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये सच पता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 5 बच्चे थे और 5 में से 4 बच्चे कुपोषण का शिकार हुए, बीमार हुए, इलाज नहीं मिला, 5 में से 4 गुजर गए। 35-36 साल की उम्र में उनकी पत्नी माता रमाबाई गुजर गई। अब सोच के देखो, जिस व्यक्ति की जवान पत्नी गुजर जाए, 5 में से 4 बच्चे गुजर जाए, वो व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक विरले व्यक्ति थे जो टूटे नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जलाया, अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया। मैं उनके इतिहास पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो आप सब पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, तो आपने सब पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष क्या था। 19-20 मार्च 1927 को महार तालाब आंदोलन, लोग कहते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आपको पता ही नहीं। सबसे पहला सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 19-20 मार्च 1927 को सार्वजनिक तालाब चावदार का पानी लेने के लिए किया था। उसके बाद सत्याग्रह की शुरुआत भारत में होती है, लेकिन लोग इतिहास पढ़ते नहीं। और जो लोग अपना खुद का इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। इतिहास वही बना सकते हैं जो इतिहास जानते हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम तो अपने महापुरुषों की कुर्बानी को भी बेकार कर रहे हैं। हम लोग को कोई एहसास ही नहीं है कि हमारी गुलामी 3000 साल तक क्यों चली, कौन से कारण थे। मैं इस बात को भंते जी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे बुजुर्गों ने ये ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, हमारे बच्चे भी तरक्की करें, हमारे बच्चे भी आजाद पैदा हो, वो भी दूसरों की तरह व्यापार करें, वो भी दूसरे लोगों की तरह सारे अधिकारों का इस्तेमाल करें। क्या ऐसा हो सकता है? हमारे माँ बाप ने, बुजुर्गों ने ये ना चाहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिस तरह देश आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चल रहा है, उस संविधान से पहले देश मनुस्मृति से चलता था और मनुस्मृति के अंदर आपकी और हमारी कोई के लिए इंसानियत का दर्जा नहीं था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है जिसको हमारे महापुरुषों ने लड़ा है, ज्योतिबा फूले जी ने लड़ा। वैसे तो देखा जाए तो पहले क्रांतिकारी और वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने वैज्ञानिक अगर कोई है तो तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने उस वक्त अंधविश्वास, पाखंडवाद त्याग के और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीने का मार्ग दिया, लोगों से उनकी दुख से मुक्त होने का मार्ग दिया। आपको पता होगा जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला संदेश अपने 5 शिष्यों को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में जाके दिया। ज्ञान तो मिला था बोध गया में, जो बिहार में स्थित है, लेकिन पहले उस ज्ञान को उन्होंने अपने जो उनके 5 शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए थे, पहले ज्ञान उनको दिया सारनाथ में जाकर। तो वो 4 आर्य सत्य क्या थे? संसार में दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। और वो उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका,
सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, इस तरीके से एक अष्टांगिक मार्ग है जिसको मध्यम मार्ग भी बोलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको दुखों से मुक्ति पानी है तो पहले तो दुख दो तरह के होते हैं। एक दुख होता है शारीरिक दुख, आपको पैर में चोट लग गई, आपने दवाई ली, पट्टी बांधी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपका पैर ठीक हो गया। या आपको बुखार हुआ, आपने दवाई ली, आपका बुखार 3-4 दिन में ठीक हो गया। तो ये जो दुख है शारीरिक दुख, ये दवाई से ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरा दुख होता मानसिक दुख, जो मन से पैदा होता है, और कई बार तो वो हम खुद ही पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ये वाइस प्रिंसिपल साहब वर्मा जी, इन्होंने मकान बना लिया अच्छा सुंदर, और इनका कोई पड़ोसी है, उसका मकान इनसे थोड़ा सा, इनका 3 मंजिल का, उसका 1 मंजिल का, इन्होंने सुंदर बनाया, उन्होंने साधारण बनाया। तो इनके मकान को देख के मतलब 2 तरह की सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, एक नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच वाला कहता है यार मैं भी तो इनके बराबर ही नौकरी में उसी पोस्ट पे मैं हूं, और देखो इन्होंने कितना सुंदर बना लिया, और वो चिढ़ता रहे, खुद ही खुद चिढ़ रहा है, परेशान हो रहा है। यानी वो जो दुख उसको हो रहा है वो उसके दिमाग से पैदा हो रहा है। और दूसरा एक और इनके घर के बगल वाला इधर वाला है, उसका तो छप्पर ही बना हुआ डला हुआ है सिर्फ। वो कह रहा है यार मेरा छप्पर से ऐसा लगता था ऐसे ही है, लेकिन भाई वर्मा जी ने इतना शानदार मकान बनाया, मेरी भी रौनक बढ़ गई और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सोच का फर्क है। जब आदमी पॉजिटिव सोच के साथ सोचता है तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब नेगेटिव सोच से सोचता है तो बुरा लगने लगता है। इनकी तो बड़ी गाड़ी है, इन्होंने तो BMW ले ली, और मेरे पास तो 800 मारुति है, और मैं ये कहूँ यार मैं उसको देख के परेशान हूँ। तो ये नजरिए की बात है। मैं ये भी सोच सकता हूँ यार मेरे घर के सामने आके BMW रुकती है, ऐसा लगता मेरी है, और मेरी भी हैसियत बढ़ गई है। तो ये सोच का फर्क है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। उपाय क्या है? राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और गुस्सा। ये आदमी के दुख का कारण है। आप किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति आपकी हो जाती है, आप उसको बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, उसकी डेथ हो जाए बीमारी से, और आप दुखी होना रहना शुरू कर देते हैं, तो ये दुख का कारण हो गया आसक्ति। किसी को ज्यादा जरूरत से ज्यादा चाहना, ये दुख का कारण हो गया। तो राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, ये सब दुख का कारण है। आप अगर इनको वश कर लो, अगर आप इस अपने राग अपने अंदर पल रहे, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से को जीत लो, तो आप समझ लीजिए कि आपके ज्यादातर दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। मैं इस बात को कनेक्ट आज से कर रहा हूं। आज हमारा समाज दुखी है। अगर समाज दुखी है, परेशान है, तो समाज के दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का उपाय है। हम ये तो कह रहे हम दुखी हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ने का रास्ता खोला था, रिजर्वेशन के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया, वहां भी हमारी एंट्री हुई। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की वजह से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। तो ये रास्ता जो नौकरी का रिजर्वेशन से बाबा साहब ने खोल दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, व्यापार का अधिकार दे दिया, सब तरह के अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दे दिए। तो फिर दुख क्यों है? रास्ता तो खोल दिया था, फिर दुख क्यों है? दुख का कारण है, कारण है वो सरकारें जिनको हम चुनते हैं, कारण है वो सांसद और विधायक जिनको हम चुनते हैं। चुनते इसलिए हैं कि वो संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर हमारी आवाज बनेंगे, हमारे समाज के मुद्दों को उठाएंगे, हमारे हकों के लिए लड़ेंगे, हमारे लिए सरकार पर प्रेशर बना के ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे हमारी तरक्की हो सके, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। लेकिन जो सोचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये रिजर्वेशन दिया था, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं,
प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया था, नौकरियों के अंदर प्रतिनिधित्व दिया था, इसलिए दिया था कि जब मैं अकेला हजारों साल की गुलामी को तोड़ सकता हूं अपने जीवन के संघर्ष से, तो जब मेरे समाज के लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो अगर मैं अकेला अपने समाज की गुलामी को तोड़ सकता हूं, उनके आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता हूं, तो जब इतने सारे लोग पढ़ लिख कर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाएंगे तो मेरे समाज को लेकर आगे जाएंगे, मेरे समाज की तरक्की होगी। तो क्या ऐसा हुआ? सवाल यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे, क्या ऐसा हुआ? आप बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में, वैसे आप यहाँ बैठो, इसका मतलब आप उनमें शामिल नहीं हो। वो लोग तो अभी छुट्टी मना रहे होंगे, घर पे लेट रहे होंगे। जो लोग आए हैं वो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 18 मार्च 1956 को जब आगरा के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, तो वहां उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था कि मैं इस कारवां को यहाँ तक बड़े मुसीबतों के साथ, बड़े कष्ट झेलते हुए लेकर आया, अब ये लोग इस कारवां को आगे लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायियों, अगर मेरे इस कारवां को तुम आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम उसे यहीं रोक के रखने से पीछे मत जाने देना। तो यहाँ सवाल आपसे है कि वो कारवां आगे जा रहा है या वहीं रुका हुआ है, पीछे चला गया है? इस सवाल का जवाब तो दे दो। ये कारवां रुका हुआ है, पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो जब ये रास्ता बाबा साहब ने बनाया था, तब तो वो अकेले चंद साथियों के साथ लड़े थे, तब तो थोड़े से ही लोग थे उनके साथ। लेकिन आज तुम इतने सारे लोग हैं। मेरे ख्याल से अम्बेडकरवादी कहने वाले पूरे भारत में कई लाख लोग होंगे, और कई लाख तो ऐसे हैं जो लगातार अलग अलग क्षेत्र में प्रोग्राम भी करते ही रहते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, संघर्ष भी करते हैं। फिर कौन सा कारण है कि जो पढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोला था, इन्हीं सरकारों ने हमारे द्वारा चुने हुए सांसद विधायकों को रहते हुए इन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आज पढ़ाई एक गरीब मजदूर से तो छोड़ दो, जो पढ़ लिख कर क्लर्क बन गया, हेड क्लर्क बन गया, सेक्शन ऑफिसर तक बन गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक सेक्शन ऑफिसर जो सरकारी नौकरी में है, बाबा साहब के रिजर्वेशन से है, अगर उसके बच्चे का भी IIM में एडमिशन हो जाए तो उसकी फीस नहीं दे सकता। आपको पता है IIM की फीस कितनी है? 2 साल की MBA की फीस 44 लाख रुपया है। क्या एक सेक्शन ऑफिसर जो बन गया है बाबा साहब के रिजर्वेशन का लाभ लेकर, क्या वो भी 44 लाख रुपया पे कर देगा क्या? आपके ही नजदीक द्वारका है, द्वारका के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली सरकार की, 5 साल का BA LLB का कोर्स है। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम इतने टफ है कि उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, 3 से 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा आपका बहुत ब्रिलियंट है, बहुत काबिल है, और उस एग्जाम को पास कर लेता है, अब उसको LLB में एडमिशन लेना है। आपको पता है कितनी फीस है? 5 साल का कोर्स है, 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, ट्रांसपोर्ट का अलग है, खाने का अलग है, बाकी सारे खर्चे जोड़ लो तो 5 साल का कोर्स करने के लिए करीब करीब 20 लाख रुपया चाहिए। 20 लाख कितने लोग कर पाएंगे खर्च? बताइए कितने लोग कर पाएंगे? तो इतना खर्च क्यों है भाई? सरकार किस लिए है? आप लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी से पढ़ के और वहीं से सरकारी से पढ़ के वकील बना। उसमें मेरे कई सारे दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं और वो बहुत सीनियर पोस्ट से, चीफ इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, मेरे साथ मिशन जय भीम में काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, BP निगम जी से, वो चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुए DTC से। DTC में ऊपर MD होता है, वो IAS ऑफिसर होता है, उसके बाद दूसरे नंबर की जो पोस्ट होती है
वो चीफ जनरल मैनेजर होता है। तो वो इंजीनियरिंग साइड से चीफ जनरल मैनेजर बने। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ आप इंजीनियर बने कैसे, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की और उस वक्त 180 रुपये फीस जमा हुई थी और हमारे पास थे नहीं, मेरी माँ किसी से उधार लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त 300 रुपये वजीफा मिला था, वो 180 रुपये फीस भी वापस कर दी जिससे उधार लिया, और बाकी के जो 120 रुपये बचे उसमें 2 जोड़ी कपड़े बनवा लिए और बाकी के जो बचे साल भर का खर्चा उन्होंने उसमें से निकाल लिया। यानी बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से एडमिशन हो गया, उनके दिए हुए स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, उनके दिए हुए रिजर्वेशन से नौकरी में आए और चीफ जनरल मैनेजर तक की पोस्ट पर जाकर रिटायर हुए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, पूरे देश के अंदर ऐसे लाखों एग्जांपल हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं सरकारों ने जिनको हमने और आपने चुना है, इन्हीं मंत्रियों को, एमपी एमएलए को जिन्होंने हमने और आपने चुना है, इन्हीं के रहते हुए ये पढ़ाई का खर्च महंगा क्यों हो गया? भाई ये सरकारें हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई कमाई के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। कम से कम एजुकेशन का खर्चा तो सरकारें उठा लेना। नहीं उठा सकती क्या? क्यों नहीं उठा सकती? और नहीं उठा सकती फिर तुम्हारी हमें क्या जरूरत है? फिर हम तुमको क्यों चुने? अगर तुम हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ही नहीं उठा सकते तो फिर तुम्हें क्यों चुने हम? लेकिन हम ऐसे कोई चुन रहे हैं, उन्हीं के रहते हुए सारी शिक्षा महंगी हो गई, हमारे हाथ से शिक्षा छिन गई। मैं कई जगह सर्वे करता रहता हूँ और वर्षों से समाज में काम करते हुए, मेरे को समाज में काम करते हुए 42 साल हो गए और इसी 26 तारीख को मैं हो जाऊंगा 56 साल का। यानी कि 14 साल की उम्र से समाज सेवा का काम शुरू कर दिया था। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था 1982 में। तब मैंने पहली बार बुद्ध का संदेश भंते जी के माध्यम से प्रवचन सुना और वहां से प्रभावित होकर मैं बुद्ध के धम्मे की तरफ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा की तरफ आया। तो वो काम करते हुए मुझे 42 साल हो गए। लेकिन अगर मैं 42 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो 42 साल पहले सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। सबके बच्चे सरकारी में पढ़ते थे, अमीर हो या गरीब हो। टीचर उस वक्त पक्षपात तो करते थे, आपके साथ भी हुआ होगा। वकील साहब तो अभी तक भी जेल में लड़ रहे हैं केस। ऐसा कोई मुश्किल होगा जिसके साथ कहीं ना कहीं नौकरी में तो वहां और जहां रह रहा है वहां, हर जगह कितना ही काबिल आदमी हो जाए पर हमारे आदमी के साथ शोषण और उत्पीड़न पीछा छोड़ने का काम नहीं कर रहा है। आज भी उत्पीड़न जारी है। तो वो जो स्कूल में उस वक्त सरकारी स्कूल होते थे, कितना टाइम है आपको बता दो, मैं बस जल्दी खत्म कर लूंगा। फिर छोटा कहोगे तो छोटा कर देता हूँ, नहीं तो मैं 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। 10 मिनट तो सुन सकते हो ना? ये आजकल लोग भाषण नहीं सुनते। तो उस वक्त जो सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट होते नहीं थे। टीचर क्या करता था, जब पढ़ाता था तो पक्षपात ये करता था कि जो हमारे बच्चे होते थे उनको पीछे बिठा देता था और जो अपने आप को स्वर्ण जाति के कहते थे उनको वो आगे बिठाता था। तो ये पक्षपात तो होता था। लेकिन जब पढ़ाता था ब्लैक बोर्ड पर चौक लेकर पढ़ाता, सबको एक जैसा था। उसमें जिसके अंदर दम होता था, जो मेहनती बच्चा होता था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता था, वो भारत का संविधान लिखने वाला बन जाता था। लेकिन आज मैंने इस बात का सर्वे किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सीनियर जजेज हैं, जो सीनियर इंजीनियर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, मैंने उनका सर्वे किया मिशन जय भीम के माध्यम से, जो हमारा संगठन है, कि भाई ये जो सीनियर पोस्ट पे लोग पहुंचे हैं, ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। आपको जान के ताजुब होगा, हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% सीनियर जजेस, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। तो यहीं पे ये सवाल पैदा होता है कि जब सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी तो प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? इनकी जरूरत क्या थी?
जब आप इसका सवाल का जवाब खोजने निकलोगे तो आपको कारण पता लगेगा। उनके पेट में दर्द हो गया, जिनके घर के सामने से आप चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, वो अगर आपके घर पे आ जाए तो आप अपनी खाट से खड़े हो जाते थे, और आप उनके घर जाए तो आप नीचे बैठते थे, वो ऊपर बैठते थे। उनके पेट में ये दर्द हो गया कि जो लोग हमारे खेतों में 14-14 घंटे काम करते थे बिना पैसे के, जिनको हम घर का बचा हुआ खाना दिया करते थे, आज डॉक्टर अंबेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से और पढ़ने के रास्ते बनाने की वजह से इस समाज के लोग डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, जज बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। अगर इसी तरह इनके बच्चे पढ़ते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों में और हमारे खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? यहीं से उन्होंने षड्यंत्र किया और उन्होंने सरकारों के साथ मिलकर धीरे 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 प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते चले गए। या सरकारी स्कूलों में ऐसा माहौल कर दिया कि जहां 100 टीचर चाहिए वहां पे 25 टीचर है, पढ़ाई का वहां माहौल ही नहीं छोड़ा। और उसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए, किसी को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। बच्चे को कुछ आता नहीं, हिंदी भी पढ़ना नहीं सीखा, 8वीं तक पास हो गया। अब जो बच्चा कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीखा, 8वीं तक पास हो गया, 9वीं में चला गया, क्या वो बच्चा कभी कुछ बन पाएगा क्या? तो ये हालत सरकारी स्कूलों की किसने की? ये अपने आप नहीं हुई, ये साजिश के तहत सत्ता ने खुद की है। और उसके बाद ये हाल कर दिया। मैंने तो आरटीआई से सूचना ली, सूचना के अधिकार के तहत, और उससे मुझे जानकारी मिली कि पिछले लगभग 15 से 20 सालों में लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूल पूरे भारत में बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं। बल्कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें तो वो मर्जर की एक स्कीम लेके आए हैं। क्योंकि अब से अगर 40-45 साल पहले की बात करें या उससे भी पहले 50 साल पहले की बात करें, जब हमारे फादर लोग पढ़ा करते थे, तो हमारे फादर हमारा मेरठ जिले में गांव था, अब बागपत जिला बन गया। तो 5वीं तक अपने यहाँ से पढ़े, 6ठी क्लास में उन्हें बगल के दूसरे गांव में जाना पड़ता था कई किलोमीटर चल के। और कुछ लोग तो 7-7, 8-8 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे। और अगर और दूर दराज के गाँव की बात करूं देश की, तो वहां पे तो 10-10 किलोमीटर लोग रोज पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए। बहुत से लोग तो नदी क्रॉस करके जाते थे पढ़ने के लिए। तो सरकारों ने एक समय था जब ये योजना बनाई कि भाई गांव गांव में स्कूल खोलो। स्कूल दूर होने की वजह से खासतौर पर लड़कियां नहीं पढ़ती, वो इसलिए नहीं पढ़ती, माँ बाप सोचते इतनी दूर लड़कियों को कैसे भेजे, कोई बात हो गई, ऊंच नीच हो गई तो कैसे होगा, तो डरते थे, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। लड़की या तो अनपढ़ रहती थी या 5वीं 6ठी 7वीं पढ़ के पढ़ाई उसकी खत्म। तो आधा समाज तो आपका पढ़ाई से वैसे वंचित था। और ऊपर से दलित पिछड़ा जो गरीब, वो सोचता था 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, ये क्या पढ़ेगा, इससे तो काम में हाथ बटाएगा, 4 पैसे कमा के लाएगा। तो सरकारों को लगा अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चियां पढ़ेंगे नहीं, तो देश तरक्की कैसे करेगा। इसके लिए जरूरी है गांव गांव में स्कूल खोलो। इसके तहत गांव गांव में स्कूल खुले। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज की सरकार ने बनाई है, इस सरकार ने क्या किया, एक मर्जर वाला एक क्लॉज डाल दिया कि भाई बच्चे कम हैं, स्कूलों को ऐसा करो 4-4, 5-5 गांव के स्कूलों को मिला के एक स्कूल बना दो। यानी फिर से बच्चा 4-5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएगा। और साथ में यूनिवर्सिटीज को वो कर दिया, श्रेणी में बांट दिया, कैटेगराइज कर दिया। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है। देखो ये 3 आदमी ने हाथ उठाया है, 4 हो गया, हल्का सा उठ रहा है, चलो 5, 6, मेरा मतलब है चलो 10 ने पढ़ लिया होगा, 15 ने पढ़ लिया होगा। ज्यादातर लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है पढ़ा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटीज को 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा खर्चा बच्चे से लिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपया साल की फीस है तो बच्चे को पे करना पड़ेगा। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चे को उठाना पड़ेगा, यानी बच्चे को माँ बाप को उठाना पड़ेगा।
और सी ग्रेड जो बिल्कुल थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी जहाँ से बच्चे पढ़ के कुछ बन नहीं पाएंगे, वहाँ भी 25% के करीब खर्चा बच्चे के पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब एजुकेशन को लगभग प्राइवेटाइज कर दिया इन्हीं सरकारों ने जिनको हमने और आपने चुना है। मेरे समझ नहीं आता ये सरकारें जिनको जनता चुनती है, जिनको जनता चुनती है, ये सरकारें उसी जनता को चुना लगाती है। ये इससे ज्यादा दुखदाई बात नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके से जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर आपको कई कई लाख रुपया खर्च करना पड़ता है एक डिग्री कराने के लिए। ये तो बात रही वहाँ की, लेकिन अगर आप प्राइमरी की बात करें तो आज कोई होगा जो सरकारी नौकरी कर रहा हो। अब जैसे ये वाइस प्रिंसिपल है, अगर इनसे ही पूछ लें आपके बच्चे किसी स्कूल से पढ़े, 99% का पता लगेगा किसी पब्लिक स्कूल से पढ़े। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनको भी अपने ही सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। ये हालत सरकारी स्कूलों की कर दी। जिसको भी तनख्वाह थोड़ी ठीक सी है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली में तो एजुकेशन पे पिछले 9-10 सालों में काफी काम हुआ है, अभी बहुत ज्यादा करना बाकी है। ऐसा नहीं है कोई चमत्कार हो गया है, अभी बहुत ज्यादा करना बाकी है, लेकिन फिर भी कुछ काम यहाँ हुआ है। अगर इससे छोड़ के बाकी पूरे देश की स्थिति देखें तो वह सरकारी स्कूल पे कोई भरोसा करता ही नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और अगर शहर की बात करें, यही की बात कर लो जहाँ पर रह रहे हो, यहाँ आपके बच्चे, ज्यादातर के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ये तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं आज पहली क्लास से 12वीं तक अभी जो पढ़ रहे हैं, भाई केवल वो लोग हाथ उठा ले जो इधर बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ केवल 10% लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं। अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो मैं प्राइवेट स्कूलों की एक तस्वीर बता दूं। प्राइवेट स्कूल में जितने भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मुझे बता दे ऐसा है जिसका बच्चा ट्यूशन ना पढ़ता हो। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी को तो छोड़ ही दो। जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनके भी बच्चे ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? 100% पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं 99 नहीं, 100% बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं आजकल। तो प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस कितनी है? अगर उसकी फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो शहरों के अंदर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एक बच्चे के लिए माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। ये सही है या गलत है? सही है ना? और कम से कम एवरेज 2 बच्चे हर परिवार में मान लें तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 15 से 20 हजार रुपया मिनिमम चाहिए। और अगर पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति की बात करूं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो सरकारी नौकरी में आगे बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से, या जिन्होंने छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर लिया या रोजगार का कोई और इनकम का साधन बना लिया, ऐसे लोगों की संख्या 1% है। 1%। 99% लोग SC ST के पूरे देश में ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो एक महीने की इनकम 3,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए महीने के बीच है। इसका मतलब 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे, 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 15-20 हजार रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। मजबूरी में उनके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे। और ये जो 1% है जिनको नौकरियां मिल गई या जिन्होंने कोई व्यवसाय कर लिया, कोई थोड़े से ठीक इनकम का साधन बना लिया, अगर उनकी भी बात करूं उस 1% की, उनके भी बच्चे अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएं, सेलेक्ट हो जाएं, तो उनमें से भी 75% उसकी फीस का खर्चा नहीं उठा सकते। ये स्थिति आज हमारे समाज की है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। आज हमारे समाज के सामने बहुत बड़ा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। तो पहले उपाय बताऊंगा फिर बाकी चीज बताऊंगा। निवारण ये है कि हम लोग अगर पूरे देश का पूरा दलित पिछड़ा समाज एकजुट होकर अगर ये तय कर ले कि हम उस पार्टी को वोट देंगे
जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो और रिटर्न में एग्रीमेंट करे। सरकार तो वोट से चुनी जाएगी ना, क्योंकि शायद आप में से कम लोगों को पता होगा, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, अंग्रेज जाने वाले थे, संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार खुद चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। तो संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य ये तीन तरह की कैटेगरी के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। एक कैटेगरी वो जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं केवल उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी वो थी कि जो ग्रेजुएट हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी जो संविधान सभा के सदस्य जिसको वोट का अधिकार देना चाहते थे वो था जो बड़े जमींदार हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, महिलाओं से भी पुरुषों से भी, देश के अंदर मनुस्मृति के चलते महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो फिर वो ग्रेजुएट कहां से बनते भाई? इसका मतलब उनको तो वोट का अधिकार मिलना नहीं था। दूसरी कैटेगरी जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो मनुस्मृति में आपके तो व्यापार करने पर भी प्रतिबंध था, जो व्यापार करने पे प्रतिबंध था तो फिर आप इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? इसका मतलब आप तो इनकम टैक्स पे ही भी नहीं बन सकते थे और आपको संपत्ति का अधिकार भी नहीं था, इसीलिए आप जमींदार भी नहीं बन पाए। यानी आपको इस देश की किसी भी जाति धर्म की महिलाओं को, इस देश के अछूतों को, इस देश के शूद्रों को उस वक्त संविधान सभा के सदस्य वोट डालने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि भाई अगर केवल ये तो 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं, अगर सरकार को 5% लोग चुनेंगे तो बाकी 95% लोगों के लिए तो सरकार कभी कुछ करेगी नहीं। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, वो संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने पूरे संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसान हो या मजदूर हो या कोई साहूकार हो, सबको वोट की, सबको बराबर वोट का अधिकार मिलेगा। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। तो सरकार चुननी है तो वोट तो आपकी भी चाहिए। वो नेता जीतने के बाद चाहे 5 साल गायब रहे, लेकिन चुनाव के टाइम पे तो वोट मांगने के लिए आपके घर हाथ जोड़ के आता नहीं आता? आता है ना। अगर पूरे देश का दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, गरीब अगर ये तय कर ले कि हम उसको वोट देंगे जो हमें रिटर्न में एफिडेविट दे कि मैं किसी भी स्तर तक आपके बच्चे पढ़ना चाहें, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, पूरी तरह एजुकेशन का खर्चा और इलाज का खर्चा, कम से कम 2 खर्चे। आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे, चलो रोजगार तो पड़ जाएंगे तो हम अपना बना लेंगे कुछ ना कुछ, कम से कम इनको ये तो मजबूर कर दो कि आप वोट मांगना है पहले सारे घोषणा पत्र में डालो, रिटर्न में एफिडेविट दो, जनता के साथ एग्रीमेंट करो कि देश के लोगों का पढ़ने लिखने का खर्चा, बच्चों का और इलाज का खर्चा सरकारें उठाएंगी। किसी भी हायर एजुकेशन में बच्चा जाना चाहे, अगर बच्चा काबिल है, पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप को उसके पढ़ाई के खर्चे की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस महंगी होती शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, जहाँ कई लाख का खर्च आता है इलाज का, तो हमारे बच्चे का इलाज कैसे होगा? कम से कम हमें इन 2 चिंताओं से तो मुक्त कर दो। तो आप अगर अपनी इस वोट के अधिकार को समझ लो, इसकी वैल्यू को समझ लो। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के अंदर ज्यादातर गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में, 5-10 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच रहा है। और वो ये भूल जाता है कि जिन पूंजीपतियों के पैसे से ये नेता लोग आपकी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो आपके बच्चों के भविष्य को और पूरे देश को बेच देते हैं। वो अपने जेब से पैसा नहीं खर्च करते, जिनके पैसे से खरीद रहे हैं उन्हीं को वापस दे रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में देख लिया ना आपने, जिनको इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिन्होंने ये चंदा दिया, अगर जांच हो जाए कि चंदा देने के बदले में कितने गुना ज्यादा का धंधा पाया, कितना गुना ज्यादा उन्होंने कमाया, तो पता लगेगा ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, देश की जनता के साथ धोखा है। जैसे पीएम केयर फंड, आपकी भी तनख्वाह से पैसे कटे होंगे, कटे ना, लेकिन सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया पीएम केयर फंड, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एनजीओ की तरह है,
तो भाई एनजीओ में तो वॉलंटरी दिया जाता चंदा, जबरदस्ती तो नहीं ले सकते, पर आपकी तनख्वाह में से तो जबरदस्ती काट दिया। इसका मतलब इसमें मुकदमा FIR दर्ज होनी चाहिए। किसके खिलाफ होनी चाहिए? जो सरकार ये लेके आई। समझ रहे हो? तो आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो दुख है, इस दुख का कारण ऐसे नेता जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो संसद विधानसभाओं में गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, उन्हीं की आंखों के सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास हो जाती है, वो उसका विरोध नहीं करते हैं। उन्हीं की आंखों के सामने शिक्षा महंगी होती चली जाती है, वो उसका विरोध नहीं करते हैं। उन्हीं के सामने ऐसे ऐसे नए नए कानून बन जाते हैं, जो कानून आपके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर देते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। तो क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए? तो हमारा जो दुख है उसका कारण ये लोग हैं, उसका कारण वो सरकारें हैं जो आपके अधिकार छीनती हैं, लेकिन कारण का निवारण है। ऐसे लोगों को मत चुनो। निवारण का उपाय है, ऐसे लोगों से रिटर्न एग्रीमेंट कर लो कि भैया अगर आप शिक्षा फ्री करते हो, इलाज फ्री करते हो, तो आप हमसे वोट मांगने की बात करो, वरना वापस जाओ। हम सीधा पॉलिटिकल पार्टी से जनता संवाद करें ना भाई, जनता संवाद करे, बात करे सर पार्टियों से जो पार्टी वोट मांगना रही है, उनसे बात करे कि भैया एक एग्रीमेंट कर लो, कम से कम किसी भी जाति धर्म का बच्चा पढ़ना चाहता, जितना भी पढ़ना चाहे, उसका खर्चा सरकारें उठाएंगी। कोई बीमार हो जाए उसका इलाज सरकारें कराएंगी, बाकी काम अपने आप कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ उपाय हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। आज अगर ये कानून बना दिया जाए कि चुनाव केवल वो लड़ेगा और सरकारी नौकरी में केवल वो जाएगा जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 1 साल के अंदर देश के सरकारी स्कूल और कॉलेज पूरे देश के सबसे बढ़िया हो जाएंगे, सारे अस्पताल इतने अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब सब कुछ हो तो सकता है, लेकिन नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिया। जो चीज बिक गई, वहां जो रिजर्वेशन से हमारे लोग नौकरी में जाया करते थे, वहां रास्ता आपका बंद। अब आपके बच्चे वहां नहीं जा पाएंगे, अब आपके बच्चों की नौकरी लगने वाली नहीं है। तो जब ये रास्ता बंद हो रहा था, क्या तब हमारे चुने हुए सांसद विधायक नहीं थे? जब ये सारे उपक्रम सरकार के जो बचत थे, फायदा कमाते थे, जो घाटे में नहीं थे, उनको भी बेच दिया। और बात करते हैं मेरिट की। भाई इन सारी कंपनियों के बड़े बड़े पद पे कौन बैठा है? इन कंपनियों में CEO कौन है? इन कंपनियों का MD कौन है? इन कंपनियों का मंत्री कौन है? विभागों का सारे पद पे तुम हो। फिर भी अगर घाटे में चली गई, इसका मतलब तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। काश तुमने जाति से ऊपर उठ के बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को आगे बढ़ाया होता, तो आज देश का ये जो सत्यानाश ना हुआ होता। आज देश के बैंक बिक नहीं रही होते, देश की इंश्योरेंस कंपनियां नहीं बिकती, देश की रेलवे नहीं बिकती, एयर इंडिया नहीं बिकता, एयरपोर्ट नहीं बिकता, बंदरगाह नहीं बिकते। ये जो सब कुछ बिका है, ये तुम जैसे नकली मेरिटधारियों की वजह से बिका है। और मैं एक सच और बता दूं, वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा। अबे आपको पता है नहीं पता, मैं एहसास करा रहा हूं, तभी आप कहोगे हाँ पता है। अभी तक नहीं पता होगा। आप पता पैदाइशी इंजीनियर हो। ये जो शूद्र समाज और अछूत समाज है, आदिवासी समाज है, ये तो पैदाइशी इंजीनियर है। उसे किसी डिग्री करने की जरूरत नहीं होती, वो तो पैदा ही इंजीनियर के तौर पे होता है। जानवर मर जाए तो जानवर के खाल को उतार के, उसे गला के, कलर करके, उसी से जूते बना देता है, उसी से बेल्ट बना देता है, उसी से जैकेट बना देता है, उसी से पर्स बना देता है, उसी से बैग बना देता है। ये काबिलियत तो भाई जन्मजात है नहीं है? हमारे लोग मिट्टी से बर्तन बना देते हैं, मिट्टी से खिलौने भगवान बना देते हैं, मिट्टी से भगवान बना देते हैं, और मिट्टी से पता नहीं कितने तरह की चीजें बना देते हैं। ईंटें बना देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है ना। अगर हमारा गरीब मजदूर जो पैदाइशी इंजीनियर है, अगर वो मिट्टी से ईंट बनाने की कला ना जानता, तो क्या ये इमारतें बन पाती? क्या ये अस्पताल बन पाते? क्या ये कॉलेज बन पाते? हम बनाते हैं। हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं है। अरे मेरिट की बात हमसे मत करो। ये कहते हैं कि भोजन माता के हाथ का खाना मत खाओ, ये दलित महिला ने बनाया है, इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। अरे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं,
देश के अंदर जितने खेत की जमीन है उसका मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम तो मेरे समाज का लोग करता है, उसके अंदर मेरे समाज के लोगों का खून पसीना लगा है। तो आप खाना क्यों खाते हो? खाना छोड़ दो ना। मेरे समाज के लोग ही तो फसल उगा रहे हैं, मेरे समाज के लोगों ने तो बनाया है। जिन जूतों को आप पहनते हो, चप्पलों को आप पहनते हो, उसे मेरे समाज के लोग बनाते हैं। जिस मकान में आप रहते हो, जिस अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हो, जिस स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, उनको भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है। उनके बनाने में मेरे समाज का खून पसीना लगा है, तो वो तो फिर अपवित्र हो गया। फिर अपने बच्चों को वहां क्यों पढ़ाते हो? उनका इलाज वहां क्यों कराते हो? कहते हो कि दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई, जिस भगवान की आप पूजा करते हो पत्थर को तराश कर, उस भगवान की रचना भी मेरे समाज का आदमी करता, याद रखना। और उसको फिर मंदिर में स्थापित करने के बाद कहते हो तू अछूत है, भगवान अपवित्र हो जाएंगे, बाहर निकल, मंदिर में मत आ। अरे जिस मंदिर में जिस भगवान को आप पूज रहे हो, उसको भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है। इसलिए मेरिट की बात कम से कम हमसे तो करना मत। जब देश के संविधान बनाने की बात आई तो संविधान लिखने वाला कोई और नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और जोगिंदर नाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान लिखा। इस इतिहास को समझ लो। हमारे लोगों को किसी गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग तो ऐसे पवित्र काम करते हैं, इतने मन के पवित्र होते हैं। हमारे गुरु ने, संत गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कटोती में गंगा। जब आप अच्छा काम करते हैं, आपका मन साफ है, मन पवित्र है, तो आपको गंगा में जाके स्नान करके अपने पाप धोने की जरूरत नहीं है। हमारी तो गंगा हमारी कटोती में है। कहा है नहीं कहा है? तो बस इतना समझ लो, हमारे समाज के लोग ने इस देश का निर्माण किया है। हमारे समाज ने ही इस देश को बनाया है। हमारा समाज इस देश का मूल निवासी है। इस समाज की जमीन, जंगल जमीन पर हमारा हक था, हमारा हक छीना है। आज जमीन हमारे पास नहीं है, खेत की जमीन हमारे पास नहीं है, मजदूर बन के रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई जमीन अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? माँ के पेट से तो नहीं लाया ना। ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, जल से, जंगल से, जमीन से, पर्वतों से, खानों से, ये जो उत्खनन होता है जहाँ से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहाँ है? उसके मालिक हम क्यों नहीं है? कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मांगना चाहिए? हम लोग मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, बहुत लोग आते हैं, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैं पूछता हूँ किस लिए हो रहा है? कहते हैं जाति की वजह से हो रहा है। जाति की वजह से हो रहा है? तो भाई जो सवाल मैंने वहां कल रात पूछा था, विनय यहाँ पूछ लूं बस, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक सवाल पूछ के उस सवाल का जवाब देना। आप में से कितने लोग ये मानते हो कि हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए? जो ये मानते हो हाथ उठा लें। हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, जो इस बात को मानते हैं वो हाथ उठा लें। भैया यहाँ तो मेरे ख्याल से 98% लोग हाथ उठा रहे हैं। जाति गर्व करने की चीज कब से हो गई? तुम तो कहते हो जाति की वजह से उत्पीड़न होता है हमारा, फिर जाति कैसे, जाति पे गर्व किस लिए कर रहे हो? पूरी दुनिया में कई जाति है? पूरी दुनिया में कई जाति है क्या? भैया एक एग्जांपल दे दो। कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हुआ हो, उसका डॉक्टर कहते बड़ा ऑपरेशन होना है, इसलिए 20 यूनिट खून का इंतजाम करो, 20 बोतल खून का इंतजाम करो। और जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे कि मैं तो केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल क्षत्रिय का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुस्लिम का स्वीकार करूंगा। जब जान बचानी है तब तो कहते हैं सबको पता है इंसान को इंसान का खून चढ़ सकता है, तब तो कहते हैं भी कहीं से भी कोई भी हमारे बच्चे की जान बचा दे, कोई भी ब्लड डोनेट कर दे। फिर जाति कहां से आ गई? जान बचाते वक्त जाति नहीं आती, जाति बाधा नहीं बनती। आप लोग कह रहे जाति पे गर्व करो, और जिससे पूछो उत्पीड़न क्यों हुआ तुम्हारा? जाति की वजह से। तुम्हारी पिटाई क्यों हुई? जाति की वजह से। तुम्हारा प्रमोशन क्यों रोक दिया? जाति की वजह से। तुम्हारा डिमोशन क्यों हो गया? जाति की वजह से। तुम्हें घोड़ी पे बारात क्यों नहीं निकालने दी? जाति की वजह से। तुम्हें मूंछ रखने पे हत्या क्यों कर दी? जाति की वजह से। जब उत्पीड़न का कारण जाति है, तो जो चीज उत्पीड़न का कारण हो वो कभी भी शर्म की वजह तो हो सकती है, कभी गर्व का विषय नहीं हो सकती। और जातियों में हम बटे हैं, जाति ही उत्पीड़न का कारण है। जाति में बटने की वजह से हमारी संख्या टुकड़े टुकड़े में, छितरे छितरे में बिखर गए हम।
अगर हम जाति को खत्म करके जाति छोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा मिशन जय भीम की तरफ से हमने पूरे देश में दिया है। जाति छोड़ो समाज जोड़ो। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। तो पहले तो अपने इतिहास को पढ़ो। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे। सम्राट अशोक के टाइम पे लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत, पूरा साम्राज्य अशोक का इतना इतना बड़ा साम्राज्य था और शासन इतना अच्छा था कि उनके नाम के सामने सम्राट लगा, महान सम्राट अशोक। हर किसी के सामने महान और सम्राट नहीं लिखा जाता। पूरे देश में, पूरे दुनिया में चंद शासक हैं जिनके नाम के सामने सम्राट और महान लगा है। तो आपके पूर्वज तो बौद्ध थे। आपकी सांस्कृतिक विरासत तो पूरी दुनिया में जानी मानी है, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म बढ़ रहा है। तो आपके पूर्वज बौद्ध थे, तो फिर आप जाति में क्यों पड़े हो? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी। ये मैं मराठी में बोल रहा हूँ, बाबा साहब मराठी थे। उसका हिंदी में अर्थ है, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को अपनी डेथ से 1 महीना 22 दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगभग 10 लाख लोगों के साथ महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर, फिर चंद्रपुर के अंदर, और अकोला के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद भी ली और लाखों लोगों को दिलवाई थी। और तब उन्होंने कहा, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन हमें आज जातियों को मजबूत कर रहे हैं, जाति पे गर्व करने की बात कर रहे हैं। कोई लिख रहा, बोर्ड लगा रहा, दी ग्रेट चमार। अरे भाई, जब जाति में बटे रहोगे, एकजुट नहीं होगे, फिर कोई नेता ना डरे आपसे, फिर ना आए कोई आपके घर आपका हालचाल पूछने के लिए, फिर तो आपका उत्पीड़न होगा ही होगा, फिर तो आपकी हकमारी होगी। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है जाति छोड़ो समाज जोड़ो। और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आओ, जिस बुद्ध के धम्म में दया है, ममता है, करुणा है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, प्रज्ञा है, शील है। तो इतना विचार, इतना महान विचार जो सबके लिए कल्याण की भावना रखता है, वो हमारे पूर्वजों का धम्म है। उसमें आओ, बौद्ध बनो, इस विचारधारा को छोड़ो। क्योंकि अगर आप अपने घर से निकलें, कुछ खरीदारी करने निकलें और आप रास्ता भटक जाएं, फिर आपकी याददाश्त भी चली जाए, तो क्या भी अपने घर वापस आ पाओगे? क्या आ पाओगे? क्या नहीं आ पाओगे ना। लेकिन अगर आपको याददाश्त वापस आ जाए, घर का रास्ता याद आ जाए, तो अपने घर आओगे या नहीं आओगे? आओगे ना। तो हमें पता नहीं था हमारे पूर्वज क्या थे, आज हमें पता चल गया हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे, राजा महाराजा थे। हमारी सभ्यता के अंदर कोई जाति नहीं होती थी, सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे, आज हमें पता चल गया, तो अब तो कम से कम घर वापसी करो। अब तो जिस जाति व्यवस्था ने हमारा हजारों साल तक उत्पीड़न किया, हमें गुलाम बना के रखा, अब तो कम से कम ऐसी जाति व्यवस्था को लात मार के अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गौतम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम मिशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गौतम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गौतम साहब ने शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए हम सबको आगाह किया। बाबा साहब ने ठीक ही कहा था, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं, तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा
दहाड़ेगा। जैसे कि माननीय गौतम साहब हमारे बीच में जो है बहुत बड़ा संकल्प शिक्षा और संविधान को बचाने की बात कही, किस तरह से शिक्षा को प्राप्त करके मिशनरी बन करके हमें समझा रहे थे, हमारे बीच शेर की तरह दौड़ रहे थे। मान्यवर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरे साथी अर्जुन सिंह से अनुरोध करता हूं कि अभी अभी जमुना पार से पधारी है, काफी इंतजार के बाद, माफ करना, भिक्षुणी जी पूर्णिमा जी पधारी है, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन।